पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो पहले कुछ बेसिक चीज़ें। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है किस पर? एलिमेंट्स पर, ठीक है ना। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 120 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट्स में मिनिमम 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Z से। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं E- से। चौथा होता है न्यूट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। जबकि न्यूट्रॉन होता है 0 and 1। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। और कोई पूछे न्यूट्रॉन होता क्या है, तो न्यूट्रॉन होता है 0 and 1। अगर कोई पूछे न्यूट्रॉन को प्रदर्शित किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो n से। कोई पूछे न्यूट्रॉन होता क्या है, तो ये 0 and 1 होता है। जो n है वो पावर होगी ना, 0 and 1 है, तो n जो है n के ऊपर पावर होगी। और चौथी लास्ट चीज़ होती है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो एक एलिमेंट में मिनिमम 5 चीज़ें होती हैं। पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है एलिमेंट्स पर। आज की डेट में पूरी पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स थे। स्टार्टिंग में जब पीरियोडिक टेबल बनी थी तो केवल 63 एलिमेंट्स थे। धीरे धीरे एलिमेंट की डिस्कवरी होती चली गई और आज की डेट में 120 एलिमेंट्स होते हैं। उन 120 एलिमेंट्स में कुछ होती हैं मेटल, कुछ होती हैं नॉन मेटल और कुछ होती हैं सब मेटल या मेटलाइट्स बोलते हैं उसको। तो मेटल जो होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक के एलिमेंट्स, D ब्लॉक के एलिमेंट्स और F ब्लॉक के एलिमेंट्स में आती हैं। यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में बांटा गया। पूरी पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF, जिसमें SDF ब्लॉक में ऑल टोटल सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं और नॉन मेटल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो P ब्लॉक के होते हैं। बट इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मेटल भी आ जाती हैं और सब मेटल भी आ जाती हैं, ठीक। और सब भाई 120 एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल में डिवाइड किया गया। तो मेटल S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक की सब मेटल, यानी S ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मेटल, कोई भी नॉन मेटल नहीं होता है और ना ही कोई सब मेटल। D ब्लॉक में भी सब मेटल होती, कोई भी नॉन मेटल या सब मेटल नहीं। F ब्लॉक में भी सब मेटल हैं, नॉन मेटल या सब मेटल कोई भी नहीं। और P ब्लॉक में नॉन मेटल तो हैं ही, ठीक, लेकिन इसमें कुछ सब मेटल भी होती हैं और कुछ मेटल्स भी होती हैं, बाकी सब मेटल तो अलग। अब इसमें एक सबसे खास बात नोट के बारे में, कोई भी एलिमेंट हो उसमें हमेशा Z की वैल्यू, P की वैल्यू और E की वैल्यू हमेशा ही इक्वल रहती है इन एनी केस। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 11Na23। अब इसको कहते हैं एलिमेंट, ये हो गया आपके पास सोडियम एटम। किसी भी एलिमेंट के जो नीचे लिखा होता है ये उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब हमने क्या कहा, Z की वैल्यू, P और E की वैल्यू बराबर। अगर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो हमेशा इसमें प्रोटॉन भी 11 ही रहेंगे किसी भी कीमत पे और इलेक्ट्रॉन भी 11। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो उसमें हमेशा उतने ही प्रोटॉन रहते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। एलिमेंट के जो ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक वेट होता है, तो ये हो गया 23। एलिमेंट के ऊपर वाला एटॉमिक वेट हो गया 23। अब एक फार्मूला होता है, A = होता है P + N। एटॉमिक वेट बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक वेट हमारे पास है 23 इक्वल में प्रोटॉन हमारे पास है 11 प्लस न्यूट्रॉन हमको फाइंड आउट करना है। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 - 11 ओवरऑल 12। यानी किसी भी एलिमेंट में अगर आपको Z की वैल्यू, E की वैल्यू, E की वैल्यू और A की वैल्यू, N की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे लिखा हुआ 20 Ca और 40।
तो ये तो हो गया सेंटर वाला एटम, और एटम को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। किसी भी एटम को हम एलिमेंट कह सकते हैं। किसी भी एटम के जो नीचे लिखा होता है बॉटम में, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 20 किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है, हमेशा उसमें उतने ही प्रोटॉन रहते हैं, हमेशा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन। किसी भी कीमत पे Z और P और E की वैल्यू बदलती नहीं है। ठीक, अब एलिमेंट के ऊपर वाला जो होता है टॉप पर, वो एटॉमिक वेट होता है, तो ये हो गया 40। अगर हम एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर घटा दें, एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं 20। कैसे आ जाते हैं? तो ये तो फार्मूला बनाया गया, A बराबर P प्लस N। A हमारे पास है 40, P हमारे पास है 20, N हमको पता नहीं है, तो N इक्वल टू हो जाएगा 20। मतलब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट कर लो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। अब जो बताने जा रहे हैं उसमें कुछ एक्सेप्शनल वाला केस बनता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होता है? सुनो, दोज एटम और आयन और ग्रुप इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर सुनो, दोज एटम और आयन और ग्रुप इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये फेल हो जाएगा। कैसे? मान लो हमने एक एलिमेंट ले लिया नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। एक एलिमेंट ले लिया फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। एक एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, इस पर डबल नेगेटिव चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एक एलिमेंट ले लिया नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज लगा दिए। एक एलिमेंट ले लिया कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इस पर 4 नेगेटिव चार्ज लगा दिए। एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इस पर 1 पॉजिटिव लगा दिया। एक एलिमेंट ले लिया मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, इस पर डबल पॉजिटिव लगा दिया। एक एलिमेंट ले लिया एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। और एक एलिमेंट ले लिया सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो, इसमें 2 बातें हैं। एक काम तो तुम्हारा होता है, आपको कम से कम 1 से लेकर 80 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं याद है, 11th क्लास में ज़रूरत पड़ती है, 11th 12th में, उसकी भी एक ट्रिक होती है, वो बात को बता देंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी समस्या है, केमिस्ट्री में कुछ फार्मूले तो ऐसे होते हैं जिन पर हमें पता चलता है कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा। तो देखो, ये जो हमने अपने मन से, तुम्हें लग रहा है 3 माइनस लगा दिया, जहाँ मन आया तो 4 माइनस लगा दिए, जहाँ मन आया 1 प्लस लगा दिए, कभी 3 कभी 4। तो देखो, इन सब चीज़ों की कुछ कंडीशनें फिक्स होती हैं। सुनो, किस पर प्लस चार्ज आता है, किस पर माइनस चार्ज आता है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। कभी भी चार्ज आप बदल नहीं सकते हैं। ज़िंदगी भर सोडियम पे आपने प्लस देखा होगा और प्लस ही देखते रहोगे, इस पर कभी नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता है। तो किस पर प्लस चार्ज आता है, किस पर माइनस चार्ज, ये भी फिक्स होता है। प्लस चार्ज कितने आएंगे, माइनस चार्ज कितने आएंगे, ये भी बिल्कुल फिक्स होता है। ये बोहर-बरी का एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बात को बताएंगे। प्लस चार्ज किस पे आएगा, किस पे माइनस आएगा, प्लस कितने आएंगे, माइनस कितने आएंगे, ये सब बात की बातें हैं। ठीक, फिर कभी अब देखो जो बताने जा रहे हैं, डेफिनेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सुनो, किसी भी एलिमेंट के जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 10, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 10, और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गए 10। नो, फ्लोरीन के केस में एलिमेंट के जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर 9, जितना एटॉमिक नंबर हमेशा उतने ही प्रोटॉन होते हैं 9, हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखो, ये जो Z, P और E की वैल्यू होती है, ये किसी भी एटम पर फॉलो करती है। अगर कोई आयन है, आयन का मतलब कोई भी पॉजिटिव आयन कैटायन और कोई भी नेगेटिव आयन हो एनायन, ठीक, तो ऐसे में Z और P की वैल्यू तो हमेशा इक्वल रहेगी, चाहे जो भी आयन हो, बट इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहते हैं। एटम के लिए Z, P और E की वैल्यू हमेशा बराबर रहती है, बट किसी भी आयन के लिए ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज लग जाने पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज लगने पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं। जितने प्लस चार्ज लगेंगे उतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं,
और जितने माइनस चार्ज लगते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर तो 9 रहेगा, प्रोटॉन भी 9। एक माइनस चार्ज है, अगर ये माइनस ना होता तो इलेक्ट्रॉन 9 थे, एक माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। सेम एटॉमिक नंबर तो 8 रहेगा, प्रोटॉन भी 8 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 8 होते बट 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, 11 कैसे हो जाएंगे, 8 और 2। एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन भी 7 रहेंगे, 3 माइनस 4 3 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन भी 6, 4 माइनस 4 तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे 10। एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। प्लस लगने में डिक्रीज कर जाता है, 1 + 1 डिक्रीज कर गया। एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। एटॉमिक नंबर 13, प्रोटॉन भी 13, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। एटॉमिक नंबर 14, प्रोटॉन भी 14 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब ये देखिए हर एक एलिमेंट अलग अलग है, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, सबका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग अलग है बट इलेक्ट्रॉन सब में सेम। कभी जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 अलग अलग एलिमेंट ले लो और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता है। 2 अलग अलग एलिमेंट्स में यानी एटम में कभी भी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग एलिमेंट होंगे तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा और दोनों के एटॉमिक नंबर अलग तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अलग होंगे। ऐसा केवल आयन में हो सकता है, तभी डेफिनेशन बोली गई, दोज एटम और आयन इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे एलिमेंट और आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं हम उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे। मान लो इसके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट देख लो, कोई कह दें N2- निम्न में से किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे सकता है इस तरह से, Cn- दे देगा NO+, तीसरा ऑप्शन दे देगा मान लो CO कार्बोनिल ग्रुप, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको मान लो O2+। अब कह रहा है N2- इनमें से किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो N2- में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होगी। तो करना क्या होगा, पहले तो सारे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लो। तो देखो कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन में होते हैं 6, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 6, प्लस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7। अब माइनस चार्ज लगने पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है, तो एक माइनस लगा, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन हो गए 14। दूसरा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 7, प्लस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 8, एक प्लस चार्ज लगा, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया तो 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास होते हैं 6 और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, तो ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 एक ऑक्सीजन में, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया, प्लस में डिक्रीज कर जाते हैं, तो 8 × 2 16 - 1 ओवरऑल 15 इलेक्ट्रॉन। तीसरा, अब जिसके बारे में कह रहा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, तो देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, एक नाइट्रोजन में 7 तो 2 नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो गए जाकर 14, एक नेगेटिव चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया तो ओवरऑल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो देखो N2- में इलेक्ट्रॉन है 15 और इन 4 ऑप्शनों में O2- में इलेक्ट्रॉन 15, तो N2- का आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ये, तो ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर। बेसिक चीज़ों में लास्ट, आप वो प्रिंसिपल के पहले एक लास्ट चीज़ पढ़नी है। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल किसे होते हैं। देखो प्लस चार्ज को सर्किल में बंद कर दो तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी सर्किल होते हैं इनको कहते हैं सेल। पहली होती है के, फिर एल, फिर एम और एन। पूरी सेल होती है ना टोटल? हाँ नहीं, इसके आगे भी होती हैं, के एल एम एन ओ एन ओ पी क्यू आर भी होती हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। खासकर BSc लास्ट ईयर में 3rd ईयर तक तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है।
एमएससी में शायद उसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन केवल 2 ही पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर कक्षाएं होती हैं। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में 32। और 32। ये कैसे होते हैं? देखो एक बोहर-वली का लॉ होता है। बोहर-वली ने कहा था किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। इसे बोहर-वली लॉ कहते हैं। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? कहा कि अगर तुम्हें ये पता करना है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब फर्स्ट सेल होती है के, अगर तुम्हें फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं तो फर्स्ट सेल के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे हो जाता है 2 × 1 का स्क्वायर ओवरऑल 2। सेकेंड सेल होती है L, अगर तुम्हें सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो यह हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, तो 4 × 2 8। m होती है थर्ड सेल, अगर तुम्हें थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो n की वैल्यू रखेंगे 3। तो यह हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 9 और 18। फोर्थ सेल होती है n, तो अगर n में इलेक्ट्रॉन पता करना है तो 4 रख दो, तो 2 × 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 32। इसी प्रकार आगे भी के एल एम एन ओ पी क्यू, अगर मान लो इसमें पता करना है तो n की वैल्यू रखेंगे 5, 2 × 5 का स्क्वायर 50, यहाँ पे 72, n की वैल्यू 6, 2 × 6 का स्क्वायर 76, फिर यहाँ 7 रख देंगे तो 2 × 7 का स्क्वायर 98। तो इस तरह से बोहर-वली ने बताया था किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। इसे ही बोहर-वली का लॉ, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 11 का जैसे करना होता है 2 8 1, ये बोहर-वली का ही लॉ होता है। ठीक है ना। तो देखो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है, सुनो। ऑर्बिटल की डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की, यानी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। न्यूक्लियस के बाहर ये कक्षाएं हैं सेल, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर हर एक एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर हर एक एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं, कहीं पर ज़्यादा। तो न्यूक्लियस के बाहर का एक ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे ही कहते हैं ऑर्बिटल। जैसे मान लो आप सब्जी लेने कहीं जाते हो तो 4 जगह सब्जी की दुकानें लगती हैं, कहीं पे 2 ठेलियाँ लगी, कहीं 4, कहीं 5, और कहीं पूरी सब्जी मंडी है। तो जहाँ पर मैक्सिमम लोग प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, तो उस एरिया को हम कहते हैं क्या, ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के बाहर का एक ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा, उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, S P D F। इनको नाम दिया जाता है, नाम से कोई मतलब नहीं है। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, इसके बिना पूरा चैप्टर नहीं समझ सकते हो। कभी पूरी केमिस्ट्री पढ़ डालोगे लेकिन इसके बिना पूरा चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते हो, पूरे चैप्टर का बेस है। तो SPDF 4 ऑर्बिटल होते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। इनमें होते हैं सब सेल, इनमें सब सेल प्रेजेंट होते हैं। सब सेल क्या होते हैं, S ऑर्बिटल में केवल एक सब सेल होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। D में 5 सब सेल होते हैं 5, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। और F में 7 सब सेल होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। फिर इनका हमें शेप याद रखना पड़ता है, इनका सबका शेप याद करना पड़ता है। S का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, S ऑर्बिटल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। P ऑर्बिटल का जो शेप होता है डम्बल शेप होता है। D ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल शेप होता है। और F ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी इसकी जो ज्योमेट्री है वो बनी ही नहीं है।
सॉरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें 8 4 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, अभी बताएंगे वो आगे क्या होता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर का एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, एसपीडीएफ, स्टार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है 14 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल होता है स्फेरिकल, पी डबल शेप, डी डबल शेप और एफ होता है कॉम्प्लिकेटेड। अब इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना हो तो इलेक्ट्रॉन लिखे नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका होता है, अगर जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका होता है हाफ एरो लगाकर या फिर फुल एरो लगाकर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जैसे मान लो पी सब सेल है, पी सब सेल में 3 हैं और यहाँ पे मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन लिखेंगे नहीं, एरो से भरेंगे। यानी अगर आपका मन हो तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बच गया तो रिपीट कर दो, इस तरह से। या फिर हम इसको ऐसे भी भर सकते हैं, पी सब सेल में 3 बॉक्स होते हैं और मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 एक बच गया तो रिपीट कर दो। ये होता है हुन्स लॉ, ये भी आगे बताएंगे, इसी चैप्टर का है हुन्स लॉ। हुन्स लॉ कहता है जैसे अब ये पता है कि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2, देखो एक बॉक्स तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सब सेल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 सब सेल है तो 10 और 7 है तो 14, नहीं एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ ये बताएंगे, रुक जाओ, ये आगे हुन के लिए मैं बता दो रहे, हुन्स लॉ में है। तो एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब उसका तरीका होता है, जैसे हमें मान लो ये पी सब सेल है और हमें मान लो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो कैसे बनेंगे? 1 2 2 हो गए, 3 4 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 4 ऐसे भर दिए। तो ये गलत तरीका है। जैसे हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पी सब सेल में, तो ऐसे भर जाते हैं 1 2 3, अब बच गया है एक तो रिपीट करो। यानी हुन्स लॉ ये कहता है किसी भी सब सेल में तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर सकते हो जब तक सभी में अनपेयर्ड ना हो जाए। पहले सभी बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अनपेयर्ड, जब इलेक्ट्रॉन सब में 1 1 भर जाए, अनपेयर्ड हो जाए, तो अगर बच जाते हैं तो उसको पेयर्ड कर दो और नहीं बचते हैं तो कोई जरूरी नहीं। आप स्टार्टिंग से पेयरिंग करते हुए नहीं भरोगे इलेक्ट्रॉन, जितने भरने हो पहले आप एक एक करके सब में भर दो, अगर बच जाते हैं तो उनको रिपीट करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब आते हैं आप वो प्रिंसिपल, इस सबसे बेहतरीन है। देखो तुम लोगों ने 10th क्लास में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, तो केवल 20 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया जाता है, मैक्सिमम 30 तक पहुंच जाता है, 30 के ऊपर आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप वाउ पहली बात तो कोई साइंटिस्ट नहीं है, आप वाउ इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स कंस्ट्रक्शन। आप वाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक जर्मन वर्ड होता है, इस वर्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ को बनाना। आप वाउ इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स कंस्ट्रक्शन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का करते हैं? एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। सुनना, इसके लिए आपको एक बात बता दें, एक ट्रिक होती है। पहले तो देखो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए एक ऑर्डर बताते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d अप टू डॉट डॉट डॉट। हमें एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा, उसकी भी ट्रिक बताएं कैसे याद करोगे। इस ऑर्डर को याद करके हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। मान लीजिए हमें हाइड्रोजन का करना है, सुनना, या मान लीजिए लिथियम का करना है, कुछ एलिमेंट छोड़ के जगह की वजह से। मान लो हमें नाइट्रोजन का करना है या सोडियम का करना है, फास्फोरस ले रहे हैं, क्लोरीन ले लिया, पोटेशियम ले रहे हैं और एक लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं कैल्शियम, जगह बच गई तो और ले रहे हैं। इसमें हम एल्युमिनियम ले लो 13 का, ठीक। एक और एलिमेंट ले लेते हैं आर्गन, कितना आ रहा, ठीक है। अब देखो करना क्या, बहुत बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताएं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो याद करना होगा। देखो किसी भी ये जो एलिमेंट है, इनके जो नीचे नंबर लिखा है ये एटॉमिक नंबर है, और अभी कहा था जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन। इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है इन सब सेल में। कैसे करेंगे? आप बारी बारी ऑर्डर उठाते रहो और इलेक्ट्रॉन देखकर भरते रहो। देखो सबसे पहले क्या आता है 1s, अभी बताया था, s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, p में 6, d में 10 और f में आते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, कम आ सकते हैं। मान लो 1 लीटर की पानी की बोतल है तो आप उसमें मैक्सिमम 1 लीटर पानी भर सकते हो, 1.5 लीटर नहीं भर सकते हो, आधा लीटर भर सकते हो, है ना।
700 ml 1 लीटर है, 700 ml 400 ml 300 ml, बस ज़्यादा नहीं आ सकता, कम तो आ ही सकता है। अब देखो हमने ऑर्डर उठाया 1s का, अब देखो एस में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देते अगर होते, लेकिन है कहाँ, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो भर ही नहीं सकते हो किसी कीमत पे। एस कहता है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो 2 भर दो, लेकिन होंगे तब तो भरोगे, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 कहाँ से भरेंगे, 1s1। ठीक, अब अगला एलिमेंट आ जाओ 1s, क्रम यही से उठाएंगे 1s। अब है 3 इलेक्ट्रॉन, तो तुम तो सोच रहे हो कि 3 के तीनों एक ही बार में भर दें, लेकिन अब पहले भर सकते थे नहीं, अब हैं लेकिन भर नहीं सकते हो, क्यों, एस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से केवल 2 ही भर सकते हैं, तो 3 में से 2 भर दिए। अब एक बच गया, उसको फेंक नहीं देंगे, अब आगे ऑर्डर उठाएंगे। अब 1s जब पूरा भर जाए तो आप 2s को उठा लीजिए, 2s। अब s में 2 आ सकते हैं, लेकिन अब बचे नहीं है, 3 में से 2 भर गए, एक ही बचा है, तो 2s1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। अब नाइट्रोजन का केस देखते हैं। सबसे पहले 1s, s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भर लो। अभी भी बच गए हैं, तो 2s को उठा लीजिए, 2s। s में 2 आ सकते हैं, 2 भर गए तो 2 2 4 हो गए। अब 2p उठा लो, p में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 4 फिल हो गए। अब 6 आ सकते थे, लेकिन अब बचे नहीं है, 4 भर गए, 3 बचे तो 3 हो गया। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s। s में केवल 2 ही आ सकते हैं, तो 2 भर लो। फिर 2s केवल 2 ही आ सकते हैं, 2 भर लो, 4 हो गए। अब 2p, p में 6 आ सकते हैं, भर लिए, 6 2 8 2 10, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो 2p के आगे भी ऑर्डर बनाया गया है, 3s का 1 हो गया 1s। s में सिर्फ 2, फिर 2s 2, फिर 2p 6, कोई दिक्कत, 10 हो गए। फिर 3s, s में 2 12, फिर 3p, अब 10 हो गए, 12 हो गए, अब 3 बचे हैं, आ सकते हैं 6, लेकिन अब बचे नहीं हैं, केवल 3 बचे हैं, तो 3 हो गया। ये इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गया। सेम इसी तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 12 हो गए यहाँ तक। अब 5 बचे हैं, आ 6 सकते हैं, लेकिन बचे नहीं, केवल 5 बचे हैं, तो 5 पढ़ लो। ये इसका हो गया पोटेशियम का 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 10 हो गए। फिर 3s2, फिर 3p6, 18 हो गए। फिर 3p के बाद आता है 4s, आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब एक ही बचा है, तो एक भर दो। अब इसका देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गए। 3p के बाद अभी ऑर्डर भी है और इलेक्ट्रॉन भी बचे हैं, तो फिर 4s उठा लो और 2 20 हो गए, फिल हो गया। एल्युमिनियम का 13 होता है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 12 हो गए। अभी इलेक्ट्रॉन भी बचे हैं, ऑर्डर भी बचा है, तो 3p, आ तो 6 सकते हैं, बट एक ही बचा है, तो 1 लास्ट। 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p, 6 बचे हैं और 6 ही आ सकते हैं, ये हो गया। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते समय केवल 2 ही बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि s में कितने आ सकते हैं, 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अगर ये नहीं पता कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। तो बस इतना याद करना है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, d में 10, f में 14। ये तो सिंपल चीज़ याद हो जाएगी। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा, इसको याद करने में दिक्कत। तो देखो ऑर्डर अगर हमें 20 तक के एलिमेंट के लिए चाहिए, 30 तक के लिए चाहिए, तो एक बार याद भी कर लेंगे। मान लो हमें 80 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है या 92 यूरेनियम का करना है, तो ये ऑर्डर बहुत आगे तक जाता है, फिर उस ऑर्डर को याद करने में दिक्कत होती है। तो उस ऑर्डर को याद करने की भी कई सारी ट्रिकें होती है। देखो ऑर्डर कैसे याद करते हैं, अभी हमने ऑर्बिटल बताए थे। पहला ऑर्बिटल होता है क्या, s, तो बस आप s² लिख लो। अगला ऑर्बिटल होता है p, तो p को भी इसी में मिक्स कर लो, ps, तो ps² हो गया। तीसरा ऑर्बिटल होता है d, तो d को भी अब इसी में मिला लो, तो dps²। एक लास्ट ऑर्बिटल होता है f, तो f को भी इसी में मिक्स कर लो, तो fdps का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपने SP क्यों नहीं लिखा, P ऐसे लिखा है। अगला ऑर्बिटल पहले एडजस्ट करते हैं ना, s², फिर अगला p है तो p को भी आगे मिला लो, p², फिर अगला d है तो d को भी आगे मिला लो, dp², अगला f, fdp²। ये याद करना होता है, उसकी ट्रिक होती है। अब देखो करना क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है हर एक टर्म को 2 बार लिखना, तो
एस स्क्वायर का मतलब 2 बार आप एस लिख लो, पी एस स्क्वायर का मतलब 2 बार पी एस लिख लो, डी पी एस स्क्वायर का मतलब 2 बार डी पी एस लिख लो, एफ डी पी एस का होल एफ स्क्वायर 2 बार एफ डी पी एस लिख लो। सिंपल है, एस स्क्वायर 2 बार एस पी एस स्क्वायर डी पी एस स्क्वायर एफ डी पी एस स्क्वायर पी एस स्क्वायर डी पी एस स्क्वायर और एफ डी पी एस स्क्वायर। अब स्क्वायर करना हर एक पद को 2 बार लिखा। अब देखो हमने भी बताया था पहला ऑर्बिटल कौन सा होता है एस, दूसरा ऑर्बिटल कौन होता है पी, पहला ऑर्बिटल होता है एस, दूसरा ऑर्बिटल होता है पी, तीसरा ऑर्बिटल कौन सा होता है डी, चौथा ऑर्बिटल कौन सा होता है एफ। तो देखो जो ऑर्बिटल है उसको उसी नंबर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे एस पहला ऑर्बिटल है तो इसको 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये 1s, फिर ये दूसरा एस, ये तीसरा एस, ये चौथा एस, ये 5वां एस, ये 6वां और ये 7वां और ये 8वां एस। अब P सेकेंड ऑर्बिटल होता है तो P को 2 से स्टार्ट किया जाएगा, तो 2p 3p 4p 5p 6p। D तीसरा ऑर्बिटल होता है, अरे इस साइड है, P कहाँ गया, अरे नीचे है नीचे। अच्छा इधर है, उधर हम खत्म ही हो गया हमका। 2p 3p 4p 5p 6p 7p और ये कौन सा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये S है सॉरी 7p। D तीसरा ऑर्बिटल है तो 3 से स्टार्ट होगा, जहाँ भी मिलेगा 3 से, D सीधे 3 से स्टार्ट होता है, तो 3D 4D 5D और 6D। सर वो जो S7 का तो सही लिखा था, S की हाँ वो तो इसमें था। F फोर्थ ऑर्बिटल है तो F सीधे 4 से स्टार्ट होगा, तो 4F और ये 5F। अब आप इस ऑर्डर की हेल्प से पूरी केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, देखो वही बन गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और आगे भी। तो याद करते समय भी आप यहीं तक याद कर पाओगे, इसके आगे के लिए ऑर्डर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑर्डर याद करने का तरीका होता है, किसी बेसिस के कई तरह मेथड होते हैं, एक ये मेथड हो गया, ठीक है। एक मेथड ये होता है, देखो हिंदी में याद करने के लिए सास पास पास दे, पास दे पास, फिर दे पास, फिर दे पास। देखो इससे ही बना सकते, देखो वैसे सास का मतलब सास 2 बार एस, पास का मतलब पास, फिर पास तो पी एस, दे का मतलब डी, फिर पास तो पी एस, दे का मतलब डी, फिर पास तो पी एस, फिर का मतलब एफ, दे का मतलब डी, फिर पास, फिर दे पास। तो आप इस तरह से भी ऑर्डर बना सकते हो, S1 नंबर, P2 नंबर से, D3 नंबर से और F। अगर हमें 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके तो क्वेश्चन 10th क्लास में भी आते थे, ग्रुप और पीरियड निकालने को आता था। 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट के लिए ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए पूछा था। तो देखो 21 क्या होता है, इसको भी याद करने का तरीका होता है शक्ति वकर मन फिकोनी कुजन। 21 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, 30। 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय 2 एक्सेप्शनल केस मिलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो पहली बात तो कॉपर एक्सेप्शन होता है और क्रोमियम भी एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या, कि जो होना चाहिए वो ना हो, एक्सेप्शन हो गया, कुछ अलग हो जाए। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, उसको भी निकालने का तरीका होता है, ट्रिक। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इसके 2 ऑर्डर है, देखो समझना बहुत अच्छे से। कुछ लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। कुछ लोग इस ऑर्डर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और कुछ बुक्स में ये कुछ टीचर्स आपको इस तरह से ये ऑर्डर ही बदल देंगे। कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s।
आपको दो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से बताएंगे। देखो ये तो सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, 4s यहाँ कर दिया, 3d यहाँ कर दिया। तो देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यह वाला ऑर्डर लगाओ चाहिए, दोनों ही सही हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो 3p तक तो आप नॉन स्टॉप इलेक्ट्रॉन भरते रहो। 3p तक तो नॉन स्टॉप इलेक्ट्रॉन भरते रहते हैं। 3p के बाद अगर तुम ये वाला ऑर्डर चलाओगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 4s पहले भरोगे और 3d को बाद ही भरोगे। अगर तुम ऑर्डर ये वाला चला रहे हो तो 3p के बाद पहले तुम 3d भरोगे और 4s को बाद में भरोगे। ठीक नहीं, 21 से 30 तक आएगा यहाँ पे, 21 से 30 तक की वहाँ तक पहुँचेगा। तो देखो 3p तक तो सिर्फ 18 हो पाएंगे ना, देखो काउंट कर लो चाहे, यहाँ 18 हो पाएंगे तो आगे तो जाओगे। अगर तुम इस ऑर्डर से करोगे तो 3p के बाद 4s भरोगे और 3d, तो नंबर 3d का आएगा। अगर इससे करोगे तो 3p के बाद 3d भरोगे और 4s का नंबर ही नहीं आएगा। क्यों? d में आ जाते हैं 10, तो 28 तक तो भर जाएगा। तो देखो ऑर्डर ये वाला चलाओ चाहे ऑर्डर ये चलाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान ही रखना होगा 3p के बाद सीधे 4s को फिल किया जाता है। ऑर्डर चाहे जो चलाओ उससे कोई मतलब नहीं, हम तुमको बता रहे हैं कि हमारी नज़र में ये ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, जबकि सारी किताबों में ऑर्डर यही वाला चलता है। ये सही ऑर्डर है लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इससे करेंगे। देखो क्यों ऐसा होता है, इससे करने से एक चीज़ अच्छी, देखो यहाँ पे क्या है 1s 2s 2p, 1 खत्म हुआ 2 नंबर चल रहा है, फिर 2 खत्म हुआ 3 नंबर चल रहा है, अब 3 खत्म हुआ तो 4 आया और 4 के बाद दोबारा 3 आ जाएगा। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 तक तो सही है, 4 के बाद फिर से 3d आ जाना, ये थोड़ा हमें अजीब लग रहा है क्योंकि सिस्टम मतलब ऑर्डर का जो क्रम है वो गड़बड़ा जा रहा है। तो हम इस ऑर्डर को सही नहीं मानते, जबकि सही यही वाला है। ठीक, अब देखो हम इसमें क्या करें, 1 खत्म हुआ फिर 2, 2 खत्म हुआ फिर 3, 3 के बाद 4, तो ये सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इससे करो चाहे इससे करो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन 3p के बाद जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 4s, देखो कैसे, जैसे 21 करना है तो 1s 2, फिर 2s 2, फिर 2p, p में कितने 6, फिर 3s 2, फिर 3p में कितने 6, 18 हो गए। ठीक, अब 3p के बाद क्या आता है 3d, तो 3d लिख लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे। इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे 4s में, किसमें 4s में, और s में आते कितने हैं केवल 2, तो 2 भर दो। अब काउंट कर लो, जितने बच जाए वो d में भरोगे। देखो 20 हो गए, सिर्फ एक बचा है वो इसमें आएगा। फिर देखना कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ आगे के कॉन्सेप्ट पहले लगते हैं। अभी इसमें n+l लॉ होता है, तो हम जो भर रहे हैं कि 3d छोड़ के पहले 4s भर रहे हैं और 3d को बाद में भर रहे हैं, वो हम इस नियम से भर रहे हैं। अब समस्या क्या कि हम यहाँ पे नियम यही लगाना पड़ता है, यही लॉ लगाना पड़ता है, लेकिन ये लॉ आता ही बाद में, काफ़ी बाद में आएगा, 4-5 लेक्चर के बाद में लॉ आएगा। तो जो आगे वाली चीज़ वो पहले लग रही है, अगर तुमको ज़्यादा समझाने बैठ गए तो हम पहले वहाँ तक पहुँचे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन बाद में होगी जब ये लॉ पूरा पढ़ लोगे n+a, तो इसके पहले क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, n+l लॉ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना। 3d लिख के छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन ही भरोगे, इलेक्ट्रॉन पहले 4s भरोगे 2, अब जितने बच जाएंगे 2। और देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d लिख के ड्रॉप कर दो, 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, जितने बच जाए 3। अब देखना सबसे भयंकर चीज़, ये एक्सेप्शन था, तो एक्सेप्शन में क्या होता है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। अब समझना बहुत अच्छे से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हमने कहा 3d को ड्रॉप कर दो, पहले तुम 4s को पूरा भर लेते हैं, 4s में 2 आते हैं 2 भर लो, जितने बच जाएं वो डी भरो। तो कितने बचे हैं देखो, 18 20 4 24, ये होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। इसमें भरा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भरे जाते हैं 5। अब क्यों, वही तो समस्या है। हर जगह केमिस्ट्री में समस्या आएगी, चाहे यहाँ पढ़ो, क्योंकि नियम होता है, हुंड्स लॉ होता है। हुंड लॉ ये कहता है किसी भी कीमत पे ऑर्बिटल को स्टेबल बनाना पड़ता है। तो होता क्या, डी ऑर्बिटल में अभी बताया था 5 बॉक्स होते हैं। स्टेबल ऑर्बिटल कब होता है, जब सब में 2-2 भर जाए तो स्टेबल होता है, या सब में 1-1 भर जाए तो स्टेबल। अगर हम यहाँ पे 2 भर रहे तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 4, तो डी में कितने आएंगे, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे तो फिर जो डी 2 भरा उसमें भी तो उसमें समस्या है ना, तो उसमें 3 से भी स्टेबल नहीं हो पाएगा ना। हाँ। समझना मेरी बात, जैसे मान लो यहाँ पे 3 होते हैं, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ 2, यहाँ कितने 3, तो 3 से स्टेबल हो नहीं पाएगा। हमने यहाँ पे 2 भरे, यहाँ पे कितने भरे 4, ठीक, समझना बहुत अच्छे से। तो जब यहाँ 2 भरे यहाँ 4, तो देखा स्टेबल नहीं हो पाया।
तो 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता, क्योंकि s की एनर्जी होती है कम और d की एनर्जी होती है ज़्यादा। तो लोअर एनर्जी वाला एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले को डोनेट कर देता, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ 3 थे, सॉरी 4 थे, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 5। तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल हो जाएगा तो इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो ये स्टेबल हो गया। अच्छा, बाकियों में भी ऐसा कर रहे होगा नहीं, क्यों? जैसे यहाँ 3 थे और इसके पास 2 थे, अगर ये इसको एक दे भी देता है तो भी तो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल का मतलब सब में सिंगल सिंगल हो जाए, और कोई भी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो स्टेबल हो जाए, लेकिन ये एक दे सकता है, एक ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि बात क्या होती है, या तो ऑर्बिटल फुल फील्ड हो, 2 भरे हों तो स्टेबल हो, या तो हाफ फील्ड हो। तो अगर ये एक दे भी देगा तो भी स्टेबल बना रहेगा, तो 2 तो दे ही नहीं सकता, एक देना स्टेबल। अगर ये इसको दे 3 से स्टेबल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ 4 थे, एक इसको मिले तो ये स्टेबल हो जा रहा है, इसलिए हो रहा है। बाकी में भी ऐसा कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पाएगा। अब देखो डायरेक्ट है 3p6 हो गया, 4s में कितने 2, यहाँ कितने बचेंगे 5। यहाँ देखना 3p6 18, 4s में 2 कितने बचेंगे 6। 3p6 18, 4s में 2, अभी एक जगह और झटका लगेगा कितने 7। 29। हाँ 3p6 4s में 2, 3d में 8। अब समझना कॉपर में 3p6, अब इसके बाद 3d लिखा जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 4s में। अब समझना 18 हुए हैं, अभी 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसमें केवल 2 ही भरने हैं। अगर हमारे पास होते ना, एक ही बचा होता तो एक भरते, लेकिन बचे बहुत सारे हैं और भरने केवल 2 ही हैं। तो नियम तो ये कहता है कि भैया अगर 2 ही भरने और तुम्हारे पास ज़्यादा बचे तो 2 भरो, जितने बचे उसमें भरो, ये नियम होना चाहिए। हाँ अगर ना बच रहे होते तो एक भर देते हैं, लेकिन यहाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस ये होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। यहाँ एक भरा जाता है, यहाँ पे 10। तो बात ये आती है कि इसके बाद इसको पहले भर रहे हो, तो जब इसको पहले भर रहे हो तो इसमें जितने आते उतने भरो, 2 आते 2 भरो। एक कब भर सकते हो, जब होना तो एक भरो। है तुम्हारे पास 9 भरने केवल 2 ही हैं, है 9 इलेक्ट्रॉन भरने केवल 2 ही हैं, अब भर फिर भी एक रहे हो, तो क्यों भर रहे हैं भाई? यहाँ पे 9 की सिचुएशन ऐसी आ गई ना, 9 है, जैसे यहाँ 2 भर रहे थे तो यहाँ कितने 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो क्या वो स्टेबल नहीं हो पाया, सब में 2 होने चाहिए, सब में यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ एक और है, तो ये भी 2, तो ये फुल फील्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ 10 है, तो ये फुल फील्ड हो। अब यहाँ पे होता तो भी नहीं हो पाता ना भाई, 8 है, देखो यहाँ पे क्या होता है 8 थे, अगर ये एक दे भी देता तो 9 होते, 9 से स्टेबल नहीं हो पाता। तो बाकी सब स्टेबल होने का प्रयास करते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी स्टेबल हो नहीं पाते हैं, तो बाकी स्टेबल होने का प्रयास करते हो नहीं पाते, तो ये नहीं लेते हैं। ये लेता है तो स्टेबल हो जाता है। तो केवल क्रोमियम और कॉपर में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से स्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए इनमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और बाकियों में क्वेश्चन पूछाता है क्या रीज़न है क्रोमियम और कॉपर के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं जबकि बाकी सब में 2 भरते हैं। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना था 5, समझ नहीं बताया। केवल क्रोमियम और कॉपर के लास्ट में 1 भरते हैं, बाकी सब में 2 भरते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो रीज़न होगा स्टेबिलिटी, केवल स्टेबिलिटी को देखते हुए। यहाँ देखो 3p6 3d लिख के छोड़ दें और 4s में 2, 11 हो जाए। ठीक। अब देखो अगर इतना तुम्हें ध्यान तब ना करना था तो एक शॉर्टकट तरीका है इसकी भी एक ट्रिक होती है। देखो ये तो है समझाने का तरीका, अगर तुमको याद ही करना तो देखो 3p तक तो 18 भर दोगे, तो सब में इक्वल ही रहेगा। ठीक। अब 3d को तुम्हें छोड़ना है, 4s में कितने भरोगे? तो एक तरीका होता है मोबाइल नंबर के मोबाइल नंबर चलता है 222 12 222 12। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट के लिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर चलता है 4s के लिए। तो देखो क्या है 3p तक तो आप सिस्टमेटिक ढंग से भर रहे हो, 18 हो पा रहे हैं, तो 3p तक भरने के बाद इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब तुमको पता है 3d भरना नहीं क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो आपको पहले 4s भरना है। तो बात आती है 4s में कितने बनेंगी? तो मोबाइल नंबर्स कैसे 222 12 222 12, तो 4s को मोबाइल नंबर से भर लिया। अब गिन डालो, काउंट कर लो जितने बचे हो। हाँ पूछो। अरे जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, ऐसे एल्गोन 13 है तो हम लोग करेंगे तो 2 8 8 करेंगे। हाँ। ऐसे करेंगे, इसमें sp की जगह रखेंगे जो 2 8 8 बन जाए। देखो जैसे तुमको सिंपल वाला अगर आता है, जैसे सुनना बहुत तरीका, तो उसी को आप इलेक्ट्रॉन एसपीडीएम में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। जैसे कुछ बड़ा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा एलिमेंट ले रहे हैं, मान लो 36 नहीं 37 55 87 87 ले लिया सपोज दैट, ठीक है, फ्रांसियम होता है 2
8 18 32 18, ठीक, कितने हो गए? 8 1। सुनो तो हम एक तरीका बता रहे हैं, 32 60 40 50 60 70 78 78 2 80 6 86 87 हो गया। अगर तुमने मान लो सिंपल वाला कर लिया तो एसपीडीएफ में इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका देखो, वैसे पहली सेल है तो 1 नंबर ले लो। अब 1 नंबर के साथ क्रम से ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल क्या होता है? एस 2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, भर गए, खत्म। अभी सेकंड सेल है तो 2 नंबर चलेगा, दूसरी का अच्छा है ना, तो 2 नंबर चलेगा। 2 के साथ एस लो, एस में कितने आते? 2। अभी सेकंड सेल के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, पूरे भरेंगे। सेकंड सेल में कितने थे? 8, और सेकंड सेल में 2 ही भरे। जब तक पूरे ना भरे तो नंबर नहीं चेंज करोगे, अभी नंबर 2 ही चलेगा। एस आ चुका, आप पी ले लो, पी में कितने? 6। अब सुना, ये तीसरी सेल है, तीसरी सेल है तो 3 नंबर ले लो। थर्ड सेल है 3 नंबर, अब 3 के साथ पहला ऑर्बिटल लो, एस, एस में कितने आते? 2। अभी पूरे नहीं भरे हैं तो नंबर नहीं चेंज कर सकते, बस नंबर 3 रहेगा। 3 के साथ पी, अभी भी पूरे नहीं हुए, 8 हुए हैं, अभी पूरे नहीं हुए तो नंबर नहीं चेंज करोगे, बस 3 के साथ डी, डी में कितने? 10। चौथी सेल है तो 4 नंबर चलेगा, 4 के साथ एस, अभी पूरे नहीं भरे हैं तो नंबर नहीं चेंज कर सकते, बस ऐसा चुका तो 4 पी, 4 पी। अभी भी पूरे नहीं भरे हैं तो आप नंबर नहीं चेंज कर सकते हो, 4 के साथ डी, डी में 10। अभी भी पूरे नहीं भरे हैं तो नंबर नहीं चेंज कर सकते हो, 4F 14। और कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, हमें एसपीडीएफ का क्रम खत्म हो जाए, कभी जीवन में हो नहीं सकता है। और कभी ऐसा भी नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से आएंगे कि आप नंबर लेके सारे ऑर्बिटल भर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ना ज़्यादा पड़ेंगे ना कम, कभी होएगा नहीं, मतलब गलत होने का सवाल ही नहीं है। 5वीं कक्षा है तो 5 नंबर लोगे, 5 के साथ एस, अभी पूरे नहीं भरे 5 के साथ पी, अभी भी पूरे नहीं भरे तो 5 के साथ डी, हो गए पूरे। 6वीं कक्षा है तो 6 के साथ एस, ऊपर पावर लगा जाती है, इनको ऐड करके ये हाँ सिंपल फॉर्म में तो हो जाता है। हाँ वही तो बताया, उल्टा चलते हैं ना यहाँ पे। 6 के साथ एस, 6 के बाद पी, हो गया 8। 7 सेल है, 7s1। अब ये देखो 10 से 16 तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए और थर्ड सेल में, और थर्ड सेल कौन से होती है? M18 आते हैं, 18 तो उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है। बस इतना ही रुको आज।